In this podcast, we have tried to explore each and everything from how our mind works, belief system, thought process, traumas, phobias, बहुत सारे real examples के साथ में. And trust me, this podcast is gonna be very interesting. So let's start. माइंड हमें लगता है कि बस जिस माइंड से हम डे टू डे रूटीन में लेते हैं काम, वो ही एक माइंड है। और वो बिलीफ इस हद तक बना हुआ है उसका, या अब मैं कहूंगा कि बना हुआ था, कि 36 इयर्स की होने तक उसकी किसी मेल के साथ कोई हेल्दी रिलेशनशिप आज तक नहीं थी। लॉजिकल लेवल ऑफ चेंज क्या कहता है कि कोई एनवायरनमेंट होगा आपका जहां आप सिगरेट पीते हो। Hello everyone, welcome to my podcast in the series of mental health. Today we have our guest Vijay Arora, who is mind coach, NLP master practitioner and hypnosis cognitive therapist. माइंड हमारा बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट इसे समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मुझे ये जानना है कि हमारा माइंड काम किस तरह करता है। देखिए, जैसा आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, माइंड है सबसे इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको समझना उतना ही कॉम्प्लेक्स है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग है माइंड बहुत इजी चीज, कॉम्प्लेक्स उसको हमने किया। जैसे माइंड हमें लगता है कि बस जिस माइंड से हम डे टू डे रूटीन में लेते हैं काम, वो ही एक माइंड है। वो केवल 1/8 ऑफ द एंटायर माइंड। हमारे माइंड के दो हिस्से हैं, पहला कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो जिससे हम डे टू डे रूटीन के काम कर रहे हैं वो है 1/8। लेकिन उसके पीछे जहां जो बैकएंड में सारा काम कर रहा है, जो बैकएंड में आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है, वो 7/8 हिस्सा है उसका, जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सर, बट ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता क्या है? ये काम किस तरह करता है? देखिए, कॉन्शियस माइंड वो चीज है जो जीता है प्रेजेंट मोमेंट में, यानी कि कॉन्शियस माइंड जीता है नाउ। उसकी रिसीविंग कैपेसिटी लिमिटेड है, वो एक बार में 7 चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकता है गैदर। तो उसने हमारी सेंसरी इनपुट से, यानी साइट, हियर, टेस्ट, स्मेल और फीलिंग, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से, इन 5 सेंसरी एक्टिविटी से डेटा इनपुट लिया। डेटा इनपुट लेने के बाद 3 क्रिटिकल फिल्टर से गुजारते हुए, यानी डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन से गुजारते हुए कॉन्शियस माइंड ने उसको प्रोसेस किया। और जब उस कॉन्शियस माइंड ने उसको प्रोसेस किया तो उसका एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना। उस इंटरनल रिप्रेजेंटेशन के बाद 4th स्टेज पे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको अपने रूप में परसीव किया, यानी जो उसकी परसेप्शन है। और उन्हीं परसेप्शन के बेस पे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ्स, हैबिट, वो सब चीजें वहां पर बनती हैं और स्टोर होती हैं। तो जैसे आपने कहा कि बिलीफ्स बनती है, वहाँ पे स्टोर होती है, तो मान लो मुझे अपना बिलीफ चेंज करना है। मान लो मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। अगर मुझे अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, मुझे ये बिलीफ सिस्टम अपना चेंज करना है, तो इस चीज के लिए सबकॉन्शियस माइंड कैसे रोल करती है? देखिए, इस चीज के लिए सबकॉन्शियस माइंड जैसे रोल प्ले करेगा वो तो बात की बात है। पहले शायद हमें ये समझना चाहिए कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं और कैसे ये 3 क्रिटिकल फिल्टर काम करते हैं, और ये 3 क्रिटिकल फिल्टर हैं क्या, उनसे जब वो गुजरा तो बिलीफ सिस्टम कैसे बना हमारा। तो मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस को पहले जानना चाहिए ये कि ये 3 क्रिटिकल फिल्टर्स क्या हैं। आप केवल देख रहे होंगे इस टाइम मुझे, लेकिन मेरे अलावा और यहाँ बहुत सी चीजें हैं। आपका स्क्रीन होगी, आपका कीबोर्ड होगा, आपका एसी होगा, फैन होगा, पर्दे होंगे, बुक्स होंगी, टेबल होगी, चेयर होगी, लेकिन उसने इन सारी चीजों को कर दिया डिलीट। ओके। क्या देखा उसने देखा केवल सामने वाली स्क्रीन पर, मतलब जो बोलता हुआ आदमी। बिल्कुल। ये काम हुआ डिलीशन का। ऐसे ही जब आप या आपकी ऑडियंस इस टाइम मेरे को सुन रहे हैं, लेकिन मेरे सुनने के साथ साथ इस कमरे में और भी आवाजें होंगी, शायद आपकी एसी की, शायद कार या स्कूटर के बाहर से जाते हुए हॉर्न की, किचन में काम करती हुई लेडीज की कोई भी आवाज होगी, बच्चों के खेलने की। लेकिन इस समय उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए आपने और आपकी ऑडियंस ने और उनके कॉन्शियस माइंड ने सिर्फ मेरी आवाज को सुनना पसंद किया और बाकी सारी आवाजों को कर दिया डिलीट। तो ये पहला फिल्टर है, डिलीशन। दूसरा है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन को समझना पड़ेगा हमें ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ। नॉर्थ इंडिया में जून में गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा। तो मान लेते हैं कि नॉर्थ
का नॉर्थ इंडिया की गर्मी है, जून का महीना है और मुझे गाड़ी से उतर के जाना है कहीं जी बाहर तक, धूप का टाइम है, तो मुझे लग रही होगी बहुत ज़्यादा गर्मी। और अगर मुझे किसी मीटिंग में जाना है या किसी प्रेजेंटेशन में जाना है तो मेरे को डर होगा कि ऐसा ना हो कि मेरे मेरे को स्वेटिंग हो जाए। तो अब मैं ये कहूँगा कि दिन बड़ा खराब है या मेरा टाइम टाइम बड़ा खराब है। वहीं चलते चलते जब मुझे प्यास लगी या गर्मी लगी और मैंने किसी नारियल पानी वाले की दुकान को देखा या किसी कन्फेक्शनरी आइटम वाली शॉप को देखा, तो मैंने कहा यार पसीना आ रहा है, गर्मी हो रही है, जरा एक नारियल पानी या कोल्ड ड्रिंक या जूस कुछ पी लूँ। तो सपोज मैंने उससे जूस लिया और मैं उससे कह रहा हूँ यार आज मौसम बड़ा खराब है, दिन बड़ा खराब है, वो कहेगा साहब ऐसी बात कर रहे हो आप, आज का दिन तो इतना अच्छा है कि मेरे सारे नारियल पानी खत्म हो गए। अब देखिए फैक्ट क्या है, फैक्ट केवल ये है, नॉर्थ इंडिया जगह है, दिल्ली का इलाका है, जून का महीना है, दोपहर का टाइम है और 48 डिग्री टेम्परेचर है, ये फैक्ट है। लेकिन मेरे माइंड ने इसको कर दिया जी डिस्टॉर्ट कि आज का दिन बड़ा खराब है, और वहीं यही फैक्ट उस नारियल पानी वाले के लिए भी कर रहे हैं एग्जिस्ट, लेकिन उसके माइंड ने भी इस सब को कर दिया डिस्टॉर्ट और उसने कह दिया कि आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा है साहब। फैक्ट एक ही है लेकिन दोनों के सबकॉन्शियस ने डिस्टॉर्ट करते हुए उसको दे दिया एक मीनिंग। दूसरा हो गया, तीसरा है जनरलाइजेशन। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप किस लैपटॉप से मेरे से बात कर रहे हैं, मतलब किस वो डिवाइस से कर रहे हैं, तो आप कहेंगे जी लैपटॉप से, लेकिन फैक्ट ये उस लैपटॉप का कोई ब्रांड होगा, उसके कोई स्पेसिफिकेशंस होंगे, उसका कोई कलर होगा, आपने उन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए ये कह दिया जी कि लैपटॉप से। हम गाड़ी से कहीं जा रहे हो, ट्रैफिक जाम हो जाए तो हम कहते हैं यार बहुत भीड़ है, सड़क पे बहुत ज्यादा कारें हैं, हमने सब जनरलाइज कर दिया कि सड़क पे बहुत ज्यादा जी व्हीकल है। अब उस व्हीकल में बाइक भी हो सकती है, स्कूटर भी हो सकते हैं, कार भी हो सकते हैं, ट्रक भी हो सकते हैं और उनके दुनिया भर के मेक, मॉडल और कलर भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सब कुछ जनरलाइज करते हुए उसे एक नाम दे दिया कि आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये है जनरलाइजेशन। तो इन तीन क्रिटिकल फिल्टर से कॉन्शियस माइंड चीजों को करता है रिसीव और फिर एक खड़ी करता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को परसीव किया। अब उसके डेटा परसीव करने की जो लिमिट है वो कोई है ही नहीं, that it can perceive up to any extent। उसने उस डेटा को परसीव करा पता नहीं कैसे, आपके पास्ट बिलीफ, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपोजर या जो भी आपकी उस एज की मैच्योरिटी या जो विजडम है उसके हिसाब से। अब आपने मुझसे पूछा, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि बिलीफ कैसे बनते और बिगड़ते हैं। बिलीफ कैसे बनते हैं, सपोज एक घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और वो जो परिवार है वो डॉग फ्रेंडली है, तो जब वो बच्चा हॉस्पिटल से घर आया तो उनके घर में एक डॉग है, डॉग ने उस बच्चे को देखा और जैसे जैसे वो बच्चा मतलब जी बड़ा होता रहा, उन डॉग में और उसमें दोस्ती हो गई और वो उसके साथ खेलता है, घूमता है, फिरता है, उसकी इवन उसकी सेफ्टी भी करता है कि अगर कोई उसको छुए तो। अब जब ये बच्चा बड़ा होगा, इस बच्चे से आप पूछोगे कि डॉग मीन्स, तो उसके सबकॉन्शियस में जो बिलीफ है कि डॉग मीन्स जॉय, डॉग मीन्स प्ले, डॉग मीन्स लव। ओके। वहीं दूसरा एक बच्चा है जो बहुत छोटा है, घर से बाहर गया और किसी कुत्ते ने उसको लिया काट। अब उसका बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में क्या आया, डॉग मीन्स फियर, क्या फियर, डॉग मीन्स बैड। तो बिलीफ बनते हैं ऐसे। मतलब सिंपल वर्ड में कहूँ तो हमारे साथ जो पास्ट में हुआ है चीजों को, उस चीज को हम परसीव करके अपना बिलीफ फॉर्म करते हैं। हाँ, बिलीफ बहुत तरीकों से बन सकता है कि जिस समय आपने उसको एक्सपीरियंस किया उस समय आपकी फीलिंग्स क्या आई, आपकी इमोशन क्या आई, ओके, उसको आपने इंटेंसिफाई किस हद तक किया और फिर उसका रिपीटिशन कितनी बार हुआ। जितना आप उस इवेंट को उस इवेंट की फीलिंग्स को, इमोशंस को इंटेंसिफाई कर लेंगे और जितनी बार आप उसको रीलिव करेंगे या जितनी बार ज्यादा आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, वो बिलीफ आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में उस
उतना ही अंदर तक बैठेगा। बिल्कुल सही बात है सर। आपने तो बता दिया कि बिलीफ सिस्टम फॉर्म किस तरह होता है, ठीक है। मान लो अब जैसे आप उस एग्जांपल पे बात करें, एक बच्चा है जिसे लगता है कि डॉग मतलब फियर, ये उसका बिलीफ सिस्टम बन गया है, तो इसे चेंज किस तरह कर सकते हैं कि डॉग मीन्स जॉय। इसका मैं आपको देता हूं एक एक रियल लाइफ एग्जांपल। मेरे पास एक केस आया, एक लेडी है, उसकी एज है 36 साल, 36 ईयर्स की है, और उसका एक बना हुआ है बिलीफ। वो बिलीफ उसका क्या है कि ऑल मेंस वुमेन को डोमिनेट करते हैं, और वो बिलीफ इस हद तक बना हुआ है उसका, या अब मैं कहूंगा कि बना हुआ था, कि 36 ईयर्स की होने तक उसकी किसी मेल के साथ कोई हेल्दी रिलेशनशिप आज तक नहीं थी। ओके। इवन नॉट विद हिज हस्बैंड, रादर उसका उसके हस्बैंड के साथ वो तलाक हो गया, ना उसके ब्रदर्स के साथ, इवन ना उसके फादर के साथ। तो जब उसने मुझे अप्रोच किया, क्योंकि अब वो सेकंड रिलेशनशिप में है और सेकंड भी उसका खराब हो रहा है, और तो जब उसका खराब हो रहा है तब उसने मेरे को अप्रोच किया। तो जब मैं उसको उससे बातचीत कर रहा था, और जब मैं उसको हिप्नोसिस के थ्रू ट्रांस में लेकर के गया, तो उस 36 साल की जो लेडी है, उसके ट्रांस में जाकर के जो बिलीफ सिस्टम आया वो ये आया कि हर मैन हर वुमेन को डोमिनेट करता है। अब वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया जब वो हिप्नोसिस ट्रांस में थी, जब वो 2 साल की थी, तब पहली बार उसने अपने माँ बाप के झगड़े को देखा, और इस हद तक देखा कि उसके फादर ने उसकी जो मदर थी उस पर हाथ उठाया। अब इवेंट केवल इतनी हुई कि उसके माँ बाप का झगड़ा हुआ, जो प्रैक्टिकली हर घर में होता है, लेकिन उस इवेंट को उसने परसीव कैसे किया कि ऑल मैन आर डोमिनेटिंग। अब वो बिलीफ उसका 36 साल तक चलते चलते शी कन्फेस्ड कि मैंने कभी किसी मेल को अदर देन मेरी सोशल बाउंडेशन, अब सोशल बाउंडेशन में कौन आता है? फादर, ब्रदर्स, हस्बैंड। कह रही मैंने इन 3 के अलावा 36 साल तक किसी कुलीग को, किसी कॉलेज को में, किसी स्टूडेंट्स को, किसी स्कूल में किसी को अपने पास भी आने नहीं दिया। यानी उस 2 साल की बच्ची ने उस समय की विजडम के हिसाब से, उस समय की मैच्योरिटी के हिसाब से जो परसीव करा, उस 2 साल की बच्ची के उस एक बिलीफ ने उसके 34 साल का जीवन खराब कर। तो फिर जब वो मेरे पास आई, तो मैंने जब उससे बातचीत करी, हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया, एनएलपी उस पर लगाई, और कॉग्निटिव थेरेपी की अप्रोच के साथ उसके जब सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के जो उसका बिलीफ ये वाला था उसको री इम्प्रिंट किया। अब री इम्प्रिंटिंग को इतना आसानी से समझाना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि री इम्प्रिंट ऐसे किया मैंने, क्या ऑल मैन आर डोमिनेटिंग? देन शी सेड ऑल तो नहीं। तो मैंने कहा कि इट मींस एवरी टाइम ऑल मैन ऑल द टाइम आर डोमिनेटिंग। कह रही नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो उसका जो पहले वाला बिलीफ था उसको मैंने हिलाया, और फिर मैंने उसको उसी की हेल्प से गिराया। तब वो बिलीफ री इम्प्रिंट हुआ कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ऑल मैन ऑल द टाइम, ऐसा तो नहीं है। कम से कम ऐसे करके बिलीफ री इम्प्रिंटिंग होती है। तो मतलब देखा जाए तो आपने उसके थॉट को काउंटर किया कि आप सोचो, तो आप जो सोच रहे हो सही है या नहीं। हाँ, इसको मैं अपनी टेक्निकल भाषा में ये कहूंगा कि मैंने उसके बिलीफ को चैलेंज किया, ऐसा है क्या। अब डोमिनेट वाले एग्जाम्पल उसके पास केवल 3 थे, फादर, ब्रदर्स, हस्बैंड। ऑल द टाइम वाला उसके पास था नहीं एक भी। जब उसके इस बिलीफ को चैलेंज किया गया, और फिर ये जब चैलेंज करके वो देखा गया, तो क्या अड़ोस पड़ोस सारे ऐसे हैं? नहीं, सारे तो नहीं है ऐसे। अच्छा, क्या स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स सारे ऐसे थे? नहीं, वो तो ऐसे थे नहीं। अच्छा, क्या जो कुलीग्स थे वो ऐसे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो उसके बिलीफ को हमने हिलाया। अब एक बार जो बिल्डिंग आपने हिला दी,
अब आप ये मान के चलना उस बिल्डिंग का गिरना तय है, तो वो गिर गई। ऐसे बिलीफ री इम्प्रिंट होता है। ठीक है सर, ये तो समझ गया मैं बिलीफ सिस्टम काम किस तरह करता है। मैं फिर से वही एग्जांपल का यूज करूंगा कि मान लो एक लड़का है, ठीक है, और वो ये समझता है कि उसका लाइफ में कुछ वर्थ नहीं है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। उसके अंदर बहुत सारे सेल्फ डाउट है रिगार्डिंग अपने पास्ट को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। तो वो लड़का या लड़की अपने आप को किस तरह चेंज कर सकता है, अपने आप के बिलीव्स को किस तरह काउंटर कर सकता है? मुझे आपसे बात करते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है कि आप जितना मेरे से पूछ रहे हो, मेरे पास वो मेरी लाइफ के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। मेरे पास एक बंदा आया, वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक कॉरपोरेट हाउस के सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा है, लेकिन आज भी वो आपकी वाली भाषा में वो सेल्फ डाउट में है, और आज भी वो ये कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यह बात समझिए, जो जिसके पास सीए जैसी कोई डिग्री हो और इसके अलावा भी उसके पास में कोई यूएसए की भी कोई डिग्री है, उसके बाद और किसी एक बिग एमएनसी, एक बिग कॉर्पोरेट हाउस में सीनियर मैनेजमेंट का हिस्सा होते हुए आज भी उसको लगता है दैट आई एम अ फेलियर और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब उसने मुझे अप्रोच किया तो शुरू में बातचीत होती है, एक दूसरे को समझने का मौका होता है, कुछ चीज़ें हमारे पास वहाँ से इनपुट आता है। फिर जब देखा गया कि ये स्टकअप कहाँ है, ये डिससैटिस्फैक्शन उसमें क्यों आ रहा है, इतना कामयाब होने के बाद भी, आप तो कह रहे हो कि कोई कामयाब है नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना कामयाब होने के बाद भी अगर किसी को ये चैलेंज आ रहा है, तो जब वो देखा गया तो ये पाया गया कि जब वो छोटा बच्चा था कि जो मदर थी वो उसको कहती थी, स्पेशली ऑन द डे ऑफ हिज एग्जाम, जब वो एग्जाम देने जा रहा है स्कूल, तो उसकी मदर कहती थी कि तू फेल हो जाए। अब वो बात उस बच्चे के दिमाग में इस हद तक बैठी, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की इंटेंशन कुछ गलत है, उसकी मदर वॉज ओवर प्रोटेक्टिव, कि ऐसा उनका कहना ये था कि ऐसा ना हो कि तू फेल हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल। इंटेंशन उसकी ये थी, बेटा ठीक से पढ़ ले, एग्जाम ठीक से दियो, ऐसा ना हो कि तू फेल हो जाए। लेकिन उनके शब्द क्या थे, बेटा तू फेल हो जाए। अब बच्चे ने इंटेंशन तो छोड़ दी, शब्दों को पकड़ लिया। गलती ना माँ की है ना उस बच्चे की। अब बच्चा बेचारा छोटा सा, उस समय की मैच्योरिटी, उस समय की विजडम, उस समय का एक्सपीरियंस, उस समय के बिलीफ सिस्टम, उस समय की वैल्यू से वो लाइन घर कर गई उसकी कि तू फेल हो जाए। और सब कुछ कामयाब हो रहा है, लेकिन माइंड में ये बैठा हुआ है कि तू फेल हो जाए। तो होता क्या रहा, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो कामयाब होता रहा, उसने सक्सेस पाई, लेकिन ये बात अटक गई। और इस हद तक अटक गई कि सीए के एग्जाम में उसको लग गए करीबन 25 साल। सीए क्लियर करने में उसको लग गए करीबन 25 साल। क्यों? क्योंकि माइंड में ये बैठा हुआ है कि वो बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि तू फेल हो जाए। और इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल उसके साथ होते थे कि अगर एग्जाम देने जा रहा है और उसकी स्कूटी ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल से जरा सी टच हो गई, तो माइंड में क्या चल रहा है कि होना तो तेरे को फेल ही। तो फिर करना क्या? कांस्टेबल ने कहा तू थाने चल, उसने कहा एफर्ट करके कोई फायदा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर उसने कांस्टेबल से रिक्वेस्ट की होती, अपना एडमिट कार्ड शो किया होता, तो वो उसको छोड़ देता। लेकिन वो माइंड में ये कि होना तो फेल ही है, तो एफर्ट करके फायदा। तो वो उसके साथ चला गया थाने। अब थाने चला गया क्योंकि फेल तो होना ही है, एग्जाम छूट गया। यहां मैं कई बार एक लाइन इस्तेमाल करता हूं कि यू विन द गेम यू प्ले। ये लाइन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। यू विन द गेम यू प्ले। तुम किस लिए खेल रहे थे? तुम खेल ही रहे थे इसलिए कि तुम्हें फेल होना, तो तुमने उतने एफर्ट मारे ही नहीं। तुम ये जो डर था कि फेल ना हो जाऊं, या फेल हो गया तो क्या हो गया, या फेल तो होना ही है, वो क्वेश्चन पेपर सामने आ जाए और जो क्वेश्चन का आंसर कर रहा है उसको छोड़ के कहे ये तो मेरे को आता है, ऐसा ना हो कि दूसरा वाला भूल जाऊं, दूसरे को ट्राई कर रहा, और दूसरा कर रहा तो ये ना हो कि तीसरा वाला भूल जाऊं।
तो इसी चक्कर में वो रहेंगे। तो फिर समहाउ उस पे काम करा, उसके बचपन की ये बात को फाइंड आउट करा गया कि तुझे ये क्यों लगता है कि तू एक फेलियर है या तू कुछ नहीं कर पाएगा। तब वहां से बात आई कि बिलीफ सिस्टम में ऐसा पड़ा हुआ है कि होना तो फेल ही। तो तब समहाउ हिप्नोसिस की हेल्प से और एनएलपी के कुछ टूल्स को लगा करके और कॉग्निटिव थेरेपी की अप्रोच से बस फिर समहाउ वही बात जैसा उनके एग्जाम्पल में था, उसका वो जो बिलीफ सिस्टम है उसको शेक किया और जो दीवार शेक हो गई है अब गिरना तो उसको। सर ये सारे एग्जाम्पल मुझे लगता है ऑडियंस बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएगी। मुझे एक और चीज पूछना है कि मान लो चलो ठीक है, मेरा जो भी बिलीव है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, अचानक से मैंने चेंज कर लिया, तो उसके बाद मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए मेरा मानना ये है कि आपकी पूरी लाइफ चलती है जी बिलीफ्स पे। पूरी लाइफ मतलब पूरी लाइफ, आपकी लाइफ का ड्राइविंग फोर्स एक ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए बिलीव्स। आपके लिए 10 जोड़ी कपड़े धोना आसान है या 100 करोड़ रुपए मतलब जी कमाना आसान है? 10 जोड़ी कपड़े धोना आसान है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी आदमी के लिए अगर आप ये क्वेश्चन जी मुझसे भी पूछेंगे तो मैं भी शायद ये ही मतलब जी कहूँगा। अच्छा, अगर मैं यही सवाल जाके मुकेश अंबानी से पूछूं कि 10 जोड़ी कपड़े धोना आसान है या 100 करोड़ मतलब जी कमाना आसान है, उनका उत्तर क्या आएगा? 100 करोड़ कमाना। ये ताकत है जी बिलीफ की। क्वेश्चन वही है, एक्सटर्नल इवेंट एक ही है कि 10 जोड़ी कपड़े धोने हैं या 100 करोड़ रुपए कमाना है, लेकिन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो चेंज हो गई। सपोज आपकी इंटरनल स्टेट चेंज हो जाए कि नहीं साहब 100 करोड़ रुपए कमाना इजी है, हो गया काम। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा जो हो सकता है आपको और आपकी ऑडियंस को हंसी आए। हरियाणा से एक आदमी आता है साहब, करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, एक चीज का पता है उसे कि सांस यहां से लेनी है और यहां से छोड़ देनी है, फिर यहां से लेनी है और यहां से छोड़ देनी है। करने को कुछ नहीं है, कहने को कुछ नहीं है, बेचने को प्रोडक्ट नहीं है, सर्व करने को कोई सर्विस नहीं है। और ये ऐसी बात है जो हम सबको पता है कि एक सांस, एक नाक से सांस लो, दूसरी से छोड़ते रहो, और दूसरी से लो और पहली से छोड़ दो। लेकिन उसी आदमी ने इसी बिलीफ सिस्टम के आधार पे हजारों करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर। आपने पूछा ना कि मतलब जो बिलीफ सिस्टम की ताकत क्या है, बिलीफ सिस्टम की ताकत ही है साहब। बिलीफ सिस्टम की ताकत ये है कि सन 2013 में जब यूएस के गांव में एक आदमी ट्रैक्टर चलाते चलाते गिर गया और उसी ट्रैक्टर के नीचे आ गया और उसने अपने आप को बचाने के लिए आवाज दी। 2 बेटियां थी उसकी, हैली और हाना। एक की उम्र 14 साल और एक की उम्र 16 साल। वो दोनों अपने बाप को बचाने आई, लेकिन उनका वाई, उनका जो बिलीफ सिस्टम, उनका इमोशनल वाई इतना ज्यादा बड़ा था कि 2 टीनेजर्स लड़कियां, एक 14 साल और एक 16 साल, उन्होंने, एक ने ट्रैक्टर पकड़ा एक साइड से, दूसरी ने पकड़ा एक साइड से और कहा 1 2 3, और उस ट्रैक्टर को उठा करके अपने बाप को बचा लिया। उस ट्रैक्टर का वेट था 3000 पाउंड, 3000 एलबीज। अगर किलोग्राम्स में देखें तो उस ट्रैक्टर का वेट था 1360 किलो। तो क्या कॉन्शियस माइंड में ये ताकत थी कि 2 टीनेजर उस 1400 किलो के ट्रैक्टर को उठा पाए? नहीं, ये सब कॉन्शियस माइंड की ही पावर है जो उन्होंने उस समय के बिलीफ सिस्टम को इतना बड़ा कर दिया, अपने उस ट्रैक्टर उठाने के वाय को इतना बड़ा कर दिया कि वो 2 छोटे छोटे से बच्चे उस ट्रैक्टर को उठा पाए। ये है बिलीफ सिस्टम की ताकत। एक बात आपके थ्रू आपके ऑडियंस तक कहना चाहता हूं, हम सब में हनुमान बसते हैं। कोई जामवंत हमें चाहिए जो हमारी इंटरनल सबकॉन्शियस पावर को जगा पाए। हम सब में
ऐसी कोई ना कोई छुपी हुई ताकत। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और दूं, जहां तक आपने ये बिलीफ सिस्टम की बात की है। 1954 1954 की बात है। रॉजर बेनिस्टर नाम के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और वो एथलीट भी थे। 1954 तक ये माना जाता था कि हमारे माइंड और शरीर में वो ताकत नहीं है कि 4 मिनट में 1 माइल से ज्यादा वो दौड़ पाए। मतलब इट वॉज ए साइंटिफिक फैक्ट कि हमारे माइंड और बॉडी में वो चीज है ही नहीं कि 4 मिनट 1 माइल से तेज कोई ह्यूमन बीइंग भाग पाए। सन 1954 के ओलंपिक में रॉजर बैनिस्टर ने उस 4 मिनट अ माइल के रिकॉर्ड को तोड़ा। वहां से ये बिलीफ सिस्टम टूटा ऑल ओवर द वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग का, और स्पेशली सारे एथलीट का, कि नहीं यार 4 मिनट से कम में भी 1 माइल दौड़ा जा सकता है। और आज का सच ये है कि उसके बाद रॉजर बेनिस्टर साहब के रिकॉर्ड को अब तक करीबन 1800 लोग तोड़ चुके हैं। 1800 लोग। ये ताकत है बिलीफ की। अब मैं आपका जो क्वेश्चन था उसको करता हूं एड्रेस। आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उससे हमारी पोटेंशियल आती है, पोटेंशियल से एक्शन होते हैं, एक्शन से रिजल्ट आते हैं, और उन रिजल्ट्स के बेस पे फिर से हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो बनता या बिगड़ता है। हमारी लाइफ कभी भी आप देखना स्टेगनेंट है नहीं, या वो ऊपर जा रही होगी या वो नीचे जा रही होगी। हमारी लाइफ एक स्पाइरल है, या ये अपवर्ड जाएगी या ये जाएगी डाउनवर्ड। तो अगर ये मेरा जो बिलीफ सिस्टम है और ये बिलीफ सिस्टम कमजोर है तो मेरी जो पोटेंशियल भी कम हो गई, बिल्कुल। मेरे एक्शन ढीले हो गए, और मेरा जो रिजल्ट्स है वो हो गए पुअर। अब जब वो पुअर हो गए तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम था वो ओवर वीक हो गया कि भाई मेरे से नहीं होगा, वो नीचे आ गया। फिर बिलीफ जो बिलीफ यहाँ था वो नीचे आ गया और नीचे आ गया। फिर पोटेंशियल और कम हुआ, फिर एक्शन और कम हुए, फिर रिजल्ट और कम आए, फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम था और हो गया वीक। यही आपका बिलीफ है कि बिलीफ ने कहा कुछ, अगर वो है तो बिलीफ ने अगर बिलीफ आपका मजबूत है, स्ट्रांग है, उसने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, पोटेंशियल ने एक्शन को बढ़ा दिया, एक्शन ने जो रिजल्ट थे वो एनहांस कर दिए, और जब ये एनहांस हो गए तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो अपवर्ड चलना स्टार्ट। तो अगर बिलीफ सिस्टम एम्पावरिंग है तो आपको अपवर्ड जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये फायदा है कि अगर आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो आपके पोटेंशियल को, जो आपके एक्शंस को, जो आपके रिजल्ट्स को करते हैं लिमिट, अगर उसको एम्पावर कर दिया जाए तो वो आपकी पोटेंशियल को, आपके एक्शन को और एक्शन से आने वाले जो रिजल्ट्स हैं उनको एम्पावर करे। ये तो मैं समझ चुका कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे बिलीफ को किस तरह इम्पैक्ट करता है, बट मुझे ये जानना है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे हैबिट्स को, हमारे डिसीजन मेकिंग को किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप कह रहे हैं किस हद तक, मैं कह रहा हूं हर हद तक। आपने पूछी बात हैबिट्स की, हैबिट्स कैसे बनती हैं? हैबिट्स भी आपका कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आया जो क्रिटिकल फिल्टर के होते हुए, कॉन्शियस माइंड के होते हुए, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको किसी तरीके से परसीव किया और वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो गया। ये कैसे होता है? सपोज सबने कोई देखा होगा जी बच्चा जो, या कोई आदमी जो वो बोलता होगा बहुत ज्यादा झूठ, या जो चीजों को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता होगा। उसके बचपन में, उसके स्कूल टाइम में, या उसके घर में कुछ ना कुछ जरूर ऐसा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल जो केस मेरे पास में आया था, वो बच्चा इतना मैनिपुलेटिव था कि तो जब उससे बातचीत करी तो निकल के पता है क्या आया, कि जब वो फर्स्ट सेकंड क्लास में रहा होगा, एक दिन उसने होमवर्क किया नहीं, तो जब वो स्कूल गया तो टीचर ने कहा भाई कॉपी चेक कराओ,
तो उसने कॉपी को दिखाया तो कहा, उसने कहा जब ये तो काम नहीं हुआ, तो टीचर ने उसको जी पनिश करा। आप दूसरे के पास बात गई, उसकी भी कॉपी खाली थी। टीचर ने पूछा भाई तूने काम क्यों नहीं किया? वो सर कल ना मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल लेकर के गए थे, तो फिर मेरा होमवर्क इस वजह से नहीं हो पाया। तो जब इंटरवल में दोनों बच्चों की बात हुई तो टीचर ने उस वाला जिस बच्चे ने मैन्युपुलेट किया या झूठ बोला, टीचर ने उसको बल्कि कंसोल किया, सांत्वना दी और उसको छोड़ दिया, बल्कि उसकी जो जो मतलब जी मदर थी उसका हालचाल भी उससे पूछा। उसने कहा जी अब तो ठीक है। अब जब इंटरवल में दोनों मतलब जो बच्चों की बात हुई तो दूसरा वाला बच्चा पहले वाले पे हंस रहा था। उसने पूछा भाई क्यों हंस रहा है? कह रहा है मेरे घर में तो कुछ कुछ नहीं हुआ था, मैंने तो झूठ बोला। अब पहले वाले बच्चे के माइंड में क्या बात आई कि अगर मैंने भी मैन्युपुलेट कर दिया होता, झूठ बोल दिया होता, तो मैं भी पनिश होने से बच जाता। और हमारा जो माइंड है वो सारी जिंदगी दो चीजों में खेलता है, पेन और प्लेजर। या तो वो पेन को अवॉइड कर रहा होगा या वो प्लेजर को गेन कर रहा होगा। लाइफ लॉन्ग आपकी सारी एक्टिविटी पेन और प्लेजर पे घूमेगी। उस बच्चे ने देखा कि अगर मैं मैनिपुलेट कर लूं तो मैं भी अपने पेन्स को अवॉइड कर सकता हूं और प्लेजर को मैं कर सकता हूं गेन। तो उस बच्चे ने वहां से ये उसकी हैबिट हो गई कि जब भी कोई काम ऐसा हो जिस पे पता हो कि उसको जो पनिशमेंट हो सकती है, उसने झूठ बोलना या चीजों को मैनिपुलेट करना कर दिया स्टार्ट। तो ये उसके जो बिलीफ सिस्टम, और जितनी बार उसने इसको रिपीट करा उतनी बार उसके पेन्स अवॉइड होते रहे और प्लेजर्स गेन होते रहे। तो वो कॉन्टिन्यूएशन या रिपीटिशन, एक बार का एक्सपीरियंस और इतनी बार का रिपीटिशन, अब इससे जो बिलीफ सिस्टम या जो हैबिट उसकी बिल्टअप हुई, उसने उसको आज तक का झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। एक और चीज मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि चलो आपने बता दिया कि हैबिट बिल्ड कैसे होती है। अब मैं अगर हैबिट को चेंज करना चाहूँ तो उसे मैं चेंज कैसे कर पाऊंगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मोकर हूँ, मुझे स्मोकिंग करना पसंद है, मैं दिन में 3 से 4 बार सिगरेट पी लेता हूँ। अगर मुझे इस हैबिट को चेंज करना है तो मैं किस तरह चेंज कर सकता हूँ? हाँ शिवम, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कोई भी नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव हैबिट है उसको कैसे छुड़ाया जाए। इसको नेगेटिव कहने की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि अनवांटेड, कि कोई भी अनवांटेड बिहेवियर या पैटर्न या हैबिट है उसको छुड़ाएं कैसे। पहली चीज तो एक है लॉजिकल लेवल ऑफ चेंज। लॉजिकल लेवल ऑफ चेंज क्या कहता है कि कोई एनवायरनमेंट होगा आपका जहां आप सिगरेट पीते हो, अगर वो छूट जाए। दूसरा कहता है कोई बिहेवियर है आपका कि मैं कर क्या रहा हूं और ये ना करूं तो क्या करूं, मतलब कोई बिहेवियर आपका होगा जो आप जिसकी वजह से आप सिगरेट पी रहे हो। तीसरा आपकी कैपेबिलिटीज, कि आप क्या कर सकते हैं, अगर ये ना करें तो क्या कर सकते हैं आप। चौथे स्तर पे आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। पांचवा आइडेंटिटी क्या है आपकी। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रखी है दैट आई एम ए स्मोकर, तो आप ये मान के चलिएगा आपकी जब तक आइडेंटिटी स्मोकर वाली है, आपसे स्मोकिंग छूटने वाली जी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हो गया है। तो आपको एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, आपके बिहेवियर को देखना होगा, आपकी जो कैपेबिलिटीज है उसको देखना होगा, आपकी वैल्यू या बिलीफ सिस्टम क्या है उसको देखना होगा, और आपने आइडेंटिटी क्या क्रिएट कर रखी है आप अपनी। तो पहले आइडेंटिटी चेंज करनी होगी। यस, आई स्मोक एट टाइम्स। और सबसे ऊपर का जो लेवल है, जैसे मैंने कहा ये 6 लेवल है, 6 लेवल लॉजिकल चेंज। सबसे ऊपर का लेवल है स्पिरिट। स्पिरिट को हम स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं और हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस पकड़ में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ एक मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई, जैसे आपने स्मोकिंग की बात करी, मेरे पास एक केस आया था, वो एडिक्शन का केस था ड्रिंक का।
कि जी ये ड्रिंक बहुत पीता और रोज करता। मैं आपकी स्मोकिंग वाले को एड्रेस अभी मैं जी करूंगा, बट बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो जब वो लड़का जो था उससे बात करी गई तो धीरे धीरे बातचीत में ये पाया गया कि उसकी मदर और वाइफ का झगड़ा बहुत होता है। मैं रोज शाम को ऑफिस से घर आऊं तो माँ कहती है कि तेरी बीवी ने कर दिया ये, और बीवी ने कहती है कि तेरी जो माँ है उसने कर दिया ये। तो एक दिन वो थोड़ा सा परेशान था, शनिवार का टाइम था, वीकेंड था, तो एक फ्रेंड ने कहा चल यार लगाते हैं दो 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 ड्रिंक। मैंने कहा ठीक है लगाते हैं। वो दो ड्रिंक लगा के जब घर गया तो पहली बार उसने पी थी तो वो थोड़ा सा झूमता हुआ गया। पहले बार उसकी शादी के बाद ऐसा हुआ कि उसके माँ और वाइफ ने उसकी जान खाई नहीं, दोनों उसको संभालने में लग गई, और दोनों में कहीं ये गिल्ट आ गया कि ये हमारी लड़ाई की वजह से पी के आया है। तो वैल्यू या बिलीफ सिस्टम या हैबिट, अब आप कह लो इसे कुछ भी, वहां से उसकी डेली पीने की आदत हो गई। क्यों? अगर वो पी के घर जाता है तो माँ और बीवी के झगड़े से बच जाता है, और दोनों लग जाती है उसकी टेक केयर में। अब आप इसको वैल्यू कह लो, आप इसको बिलीफ कह लो, आप इसको हैबिट कह लो। तो ये हैबिट उसकी या ये बिहेवियर उसका इसलिए आया। हम एनएलपी में कई बार कहते हैं कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। तो यहां उस लड़के की पॉजिटिव इंटेंशन ये थी कि मेरी माँ और बीवी का झगड़ा ना हो, घर में सुख शांति रहे। तो जिस दिन आपने, या आप जिसके बारे में भी पूछ रहे हैं, जिस दिन भी उसने स्मोकिंग स्टार्ट की होगी उस बिहेवियर के पीछे भी कोई उसका पॉजिटिव इंटेंशन होगा। मानते हैं ये हैबिट उसकी जी गलत है, उसकी हेल्थ के लिए ठीक है नहीं, लेकिन एनएलपी के हिसाब से, एनएलपी की प्री सपोजिशन के हिसाब से एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। इसके अलावा बात करूं, अगर मैंने आपका या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके इस नेगेटिव बिहेवियर या अनवांटेड बिहेवियर के पीछे की पॉजिटिव इंटेंशन को पकड़ ली तो ये काम हो जाएगा। जैसे आजकल ये माना जाता है कि जो टीन एजर होता है वो 90, एक अभी पीछे वो रिसर्च आई थी कि 95% लोग जो स्मोकिंग शुरू करते हैं वो टीन एज में करते हैं, और वो भी स्टाइल के लिए कि मैं देखूंगा बड़ा। तो वो जो बड़ा दिखने की चाहत है वहां से स्मोकिंग स्टार्ट होती है, और फिर वो एडिक्शन कह लो या हैबिट कह लो या आपका बिहेवियर का कह लो, फिर वो कन्वर्ट होती है इसमें। तो पॉजिटिव इंटेंशन क्या थी? पॉजिटिव इंटेंशन अगर ये थी कि मेरे को दिखना है बड़ा, तो इस पॉजिटिव इंटेंशन को मैं और दूसरी किस तरीके से पूरा कर सकता हूं? बिल्कुल, बहुत तरीके होंगे ना। तो अगर हिप्नोसिस की हेल्प से या एनएलपी की मदद से हम एनएलपी में एक चीज यूज करते हैं, पार्ट्स इंटीग्रेशन। पार्ट्स इंटीग्रेशन में ये है कि आपका एक पार्ट ये कह रहा है कि तेरे को सिगरेट पीनी है, और उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन ये है, और दूसरा पार्ट कह रहा है कि नहीं तुझे सिगरेट अब नहीं पीनी, और उसके पीछे की पॉजिटिव इंटेंशन ये है कि तेरी हेल्थ खराब हो रही है और तुझे हेल्दी होना। तो अगर मैं ट्रांस में ले जाके इन दोनों पार्ट्स का एनएलपी की मदद से इंटीग्रेशन कर पाऊं कि अगर ये पॉजिटिव इंटेंशन थी उस टीन एजर की कि मैं दिखूंगा बड़ा, और भाई अब तो तू बड़ा हो चुका, अगर ये पॉजिटिव इंटेंशन मैं इससे पूरी कर पाऊं और इन दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करके उसको फिर से मिला पाऊं खुद में, हो गया ना काम। तो इसको हम पार्ट्स 6 लेवल रीफ्रेमिंग की हेल्प से ठीक कर सकते हैं, इसको हम पार्ट्स इंटीग्रेशन से ठीक कर सकते हैं, इसको हम उसके टाइमलाइन में ले जा करके कि अगर तू छोड़ दे सिगरेट तो फ्यूचर की टाइमलाइन तेरी क्या होगी, कि देख तेरी बॉडी कितनी हेल्दी होगी। अगर उसको जिम का शौक है या एथलीट है तो तेरा एंड्योरेंस, तेरी स्ट्रेंथ, तेरा स्टेमिना कितना बढ़ चुका होगा, और वो टाइमलाइन में ले जाके फ्यूचर में उसका कोई गोल अचीव करता हुआ उसको दिखा के फिर वहां से प्रेजेंट में लेके आ पाए कि देख ये अचीव करने के लिए तूने फिर क्या क्या किया। इसे हम कहते हैं टाइमलाइन पेसिंग। तो अगर
टाइमलाइन पेसिंग से उसकी हेल्प की जाए तो स्मोकिंग छूटने के पूरे पूरे चांस हैं। इसके अलावा हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं स्विश, कि जिस दिन वो ऐसा कोई अनवांटेड मतलब जो बिहेवियर करके आता है, चाहे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, तो घर आके क्या उसे घर वालों से छुपना पड़ता है, या अगर वो कहीं खोखे पर या दुकान पर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है और कोई जानकार आ जाए तो क्या उसे सिगरेट को साइड में फेंक के फूंक मार के वो च्युइंगम वगैरह खानी होती है। तो यहाँ वो कहीं एम्बेरस करता होगा फील। तो अगर मैं स्विश की हेल्प से एक अच्छी सेल्फ इमेज को दिखा पाऊं, और स्विश एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू मैं उसको वो दिखा पाऊं। स्विश वो चीज होती है जिसमें हम ये नेगेटिव इमेज को छोटा कर देते हैं और जो सेल्फ इमेज जो पॉजिटिव वाली है उसको कर देते हैं बड़ा। अब बड़ी चीज में तो छोटी चीज अपने आप से आपकी दब जाएगी। ठीक है, मतलब एनएलपी में बहुत टूल्स हैं, बहुत टेक्निक्स हैं। एक और चीज है, हम कर सकते हैं एंकरिंग। आप जब भी स्मोकिंग करते होंगे कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर आपको करता होगा ट्रिगर। कोई ऐसी किताब पढ़नी है आपको जिसका के पढ़ने का आपको जो मन नहीं है, कोई टाइमलाइन आ गई जो डेडलाइन है और आपको करनी अचीव, कोई एक्सटर्नल फैक्टर होगा जो ट्रिगर करता होगा, यानी जो जिससे आप एंकर्ड है। जैसे कुछ लोग एंकर्ड होते हैं स्मोकिंग में कि अगर उनका कोई वो फ्रेंड आ जाए जिसके साथ वो बचपन से या टीन एज से पीते हुए आ रहे हैं, तो उस फ्रेंड की शक्ल को देखा और वो एंकर हो गया कि चल दो दो कश मारते हैं। तो अगर उसका नेगेटिव एंकर कोलैप्स कर दिया जाए, अगर ये नेगेटिव एंकर अभी ये जुड़ा हुआ है ना, अगर मैं नेगेटिव एंकर को कर दूं जी कोलैप्स, अलग हो गए, तो कर सकते हैं। क्या माइंडफुलनेस के हेल्प से हम सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो गैप है उसको कम कर सकते हैं क्या? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में गैप है भी कि नहीं। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में एक गैप है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन उस पर एक ब्रिज भी है जिसका नाम है इमोशंस। कोई इमोशन कॉन्शियस से ट्रेवल करके सबकॉन्शियस पे आता है और किसी चीज के ट्रिगर होने पर वापस सबकॉन्शियस से कॉन्शियस पे आता है। यानी गैप है भी और नहीं भी। यानी जो गैप है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गैप है, लेकिन वो गैप ब्रिज्ड है। इमोशनल स्टेट से वो गैप मतलब जो ब्रिज्ड है। खैर, आपका जो क्वेश्चन है पहले उसको करते हैं एड्रेस। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की हेल्प से हम हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस ये है कि इस मूवमेंट में जीना, यानी अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो, यानी ये देखना कि मैं इस समय क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, मेरा इस टाइम का बिहेवियर क्या है, मेरा पैटर्न क्या है, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। यानी कोई एक काम करना उस एक पल में और उसको 100% ऑब्जर्व करना, ये है माइंडफुलनेस। यानी एक चीज इंटरेस्टिंग और याद आई तो आपको बताता हूं। आपको पता है हमारे मन में 24 घंटे में 70,000 थॉट्स आते हैं। बराबर। बुरी बुरी बात यह है कि 70,000 में से 95% थॉट वही आ रहे हैं जो कि पास्ट से चलते हुए आ रहे हैं, यानी रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं। केवल 5% थॉट ऐसे हैं जो कि आज के थॉट हैं नए, यानी 70,000 में से 66,500 थॉट वही हैं जो कि रोज रिपीट हो रहे हैं। केवल 3,500 थॉट आज के हैं। तो खैर छोड़ते हैं उसको। माइंडफुलनेस करता क्या है? माइंडफुलनेस हमें मैनी थॉट्स टू वन थॉट लेके आता है। अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूं, और उस वॉक करते समय मेरा पैर कैसे उठा, कैसे रखा गया, मैं धीरे चल रहा हूं, मैं तेज चल रहा हूं, मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं, किसी ने मुझसे क्या कहा, मैंने तब क्या सोचा, मैंने क्या ओवर हियरिंग करी, मेरे में क्या थॉट आए, मेरे क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस आए, केवल ऑब्जर्व कर। और इसका हैक ये है
कि बिना जजमेंटल हुए माइंडफुल हो। तो जब आप माइंडफुल होते हैं, अपने बारे में अवेयर होते हैं, तब आपको आपके सबकॉन्शियस में पड़े हुए थॉट्स, बिलीफ्स, हैबिट्स या बिहेवियर या पैटर्न कि अच्छा इसने मुझे गाली दी तो मेरा एकदम से क्या इमोशन आया निकल के, यानी आप कॉन्शियस के साथ साथ माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हुए अपने सबकॉन्शियस को कर रहे हो ऑब्जर्व। तो अगर आप कहते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में गैप है, तो ऐसे करके उसने उस गैप को उस टाइम बिना इमोशनल जजमेंटल होते हुए उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि अगर शिवम ने मुझे ये कहा तो मैंने ऐसा फील करा, मेरे मन में शिवम के लिए ये आया, और हैक वो ये कि जजमेंटल मेरे को उस टाइम नहीं हो, केवल मुझे ऑब्जर्व करना है कि मेरा रिएक्शन ऐसे आया, जबकि आना चाहिए था मेरा उस टाइम रेस्पॉन्स, लेकिन मैंने क्या दिया, रिएक्शन। तो माइंडफुलनेस की कहानी तो यही है। इस तरीके से हम सबकॉन्शियस में पहुंच के वहां के नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में रीइम्प्रिंट कर सकते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं, मेडिटेशन का काम है कि मैनी टू वन, वन टू नन। मेडिटेशन का इतनी काम है, मैनी थॉट्स टू वन थॉट एंड लास्ट में वन टू नन। जब आप वन टू नन में आते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस के साथ में, और अगर आप सबकॉन्शियस तक पहुंच ही गए तो फिर तो जो चाहो कर लो। ट्रॉमा को हम सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह रिलीज कर सकते हैं? हाँ शिवम, बात आपने बिल्कुल ठीक पूछी है। और ट्रॉमा कहीं हमारे साथ चाइल्डहुड में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हुआ है, वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उसके जहन पर बिल्कुल छप गया है, तो हाँ बिल्कुल ट्रॉमा का हिप्नोसिस के साथ में सीबीटी की हेल्प से उस बच्चे की, या अब अगर वो बड़ा हो गया है तो उसकी हेल्प हम कर सकते हैं। हिप्नोसिस तो तुम्हें जानकारी है ही, और सीबीटी हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो हिप्नोसिस और सीबीटी को लगा के एनएलपी की लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उस बच्चे की या उस बड़े की हेल्प की जा सकती है। सीबीटी के अलावा एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि TFCBT, विच इज ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है TRE, विच इज ट्रॉमा रिलीजिंग एक्सरसाइज। इसके अलावा एक और चीज से हेल्प हो सकती है कि अगर हिप्नोसिस प्लस EFT को लगाया जाए। EFT हो गया इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। बेसिकली ये कहीं कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो उसके साथ में कुछ बुरा हुआ है या उसने मान लिया है कि बुरा हुआ है, तो अगर हम CBT या TFCBT या EFT या TRE को लगा दें और हिप्नोसिस की हेल्प से, और उसमें अपनी NLP की लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, तो हाँ ट्रॉमा वाले व्यक्ति की हेल्प हो सकती। बेसिकली ये एक इमोशनल बैगेज है जो वो कर रहा है कैरी। अगर वो इमोशनल बैगेज करवा दिया जाए उसका ड्रॉप, कि वो एक लाइफ की इवेंट थी, अगर उस बच्चे से ये पूछा जाए कि ये ट्रॉमा कहाँ है आज, तो वो ट्रॉमा आज एग्जिस्ट करता ही नहीं, या वो इवेंट आज एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो था इवेंट 1 जो उसके आज से 5, 10, 20, 30, 40 साल पहले उसके साथ हुई थी, कोई इवेंट 1, और उस इमोशनल बैगेज को वो आज तक कैरी कर रहा है, क्योंकि उसने कर दिया उसका इवेंट 2 जिसने रूप ले लिया ट्रॉमा का। और वो ट्रॉमा उसके सबकॉन्शियस ने जब परसीव किया तो एक इंटरनल स्टेट क्रिएट कर दी जो कि फियर की है, जो कि एंजाइटी की है, जो कि गिल्ट की है। तो वो इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा है। अगर वो इमोशनल बैगेज उसका ड्रॉप करवा दिया जाए तो बिल्कुल ट्रॉमा में हिप्नोसिस या कॉग्निटिव अप्रोच या NLP की मदद से हेल्प हो सकती है।
ओके, मान लो एक सिचुएशन है और दो लोग हैं, पर दो लोग एक ही सिचुएशन को अलग तरीके से परसीव करते हैं। मान लो आप और मैं हैं, एक सिचुएशन हट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम दोनों ने किसी को मरते हुए देख लिया। हो सकता है कि मुझे ट्रॉमा हो जाए, आपको ट्रॉमा ना हो। तो इस चीज के लिए सबकॉन्शियस माइंड किस तरह रिस्पॉन्सिबल? क्वेश्चन अच्छा है आपका। देखिए, इसका मतलब ये है कि पीछे कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जिसको मैंने अलग तरीके से परसीव किया है और आपने अलग तरीके से परसीव किया है। मान लेते हैं कोई दो लोग हैं, एक ए और एक बी। एक ने अपने किसी नियर एंड डियर वन को ट्रक के नीचे आते हुए देखा है। अनफॉर्चुनेटली उसने किसी अपने नियर एंड डियर वन को, अपने बहुत करीबी को, अपनी आंखों के सामने ट्रक के नीचे आते हुए देखा। उसको ब्लड का फोबिया हो सकता है, क्योंकि वहां वो इमोशनली कनेक्टेड है, वहां वो अटैच्ड है, वहां वो एसोसिएटेड है। सपोज वहीं से एक कोई बाइकर जा रहा है, जो सपोज मान लेते हैं कि दिल्ली से लद्दाख का उसका टूर है, और उसने रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा, या यूं कह लो एक और एक्सीडेंट को देखा, और उसने भाई ये देखा कौन है, अच्छा ये, और ठीक है वो निकल गया। उसका उससे कोई अटैचमेंट, कोई एसोसिएशन नहीं है, वो उस इवेंट से, उस व्यक्ति से डिसोसिएटेड है, और ए जो था वो एसोसिएटेड है। दूसरी बात, हो सकता है कोई पास्ट का पैटर्न भी रहा, हो सकता है जब वो बच्चा रहा हो उस एज में उसको कोई लग गया हो कट, जिसमें बहुत ज्यादा खून मतलब जो बहा हो, और उसकी जो मदर है वो देख के मतलब बेहोश हो गई हो, तो उसके माइंड ने परसीव करा कि मुझे पता नहीं क्या हो गया, कि ब्लड का निकलना पता नहीं क्या होता है, तो उसने उस मैच्योरिटी से डील करा, उस एज की, उस मैच्योरिटी, उस विजडम, उस समय की उसके बिलीव्स, वैल्यूज, एनवायरनमेंट, उस तरीके से ब्लड को लिया है, जिससे उसको ब्लड का फोबिया हो गया। लेकिन अगर किसी का पास्ट का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसने तो रैंडम किसी को इस ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन में देखा है, तो उसके लिए इट इज जस्ट एन इवेंट, उसके लिए इट इज जस्ट अ न्यूज। तो न्यूज का इम्पैक्ट तो कुछ नहीं, तो इसीलिए एक को फोबिया हो सकता है और दूसरे के लिए कुछ नहीं है यार। ये आपने ट्रॉमा के बारे में बता दिया कि किसी को ट्रॉमा है तो उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, बट मान लो किसी को फोबिया है तो वो उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, फोबिया या फियर अगर है किसी को, उसमें भी कुल मिला के फोबिया हो, फियर हो, ट्रॉमा हो, ऐसा कोई भी हो, इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस में कोई बिलीफ, कोई फियर, कोई इमोशन, कोई नेगेटिव पैटर्न, कोई जो बिहेवियर इम्प्रिंटेड है। अगर वो जो बिलीफ हिला दिया जाए, तो चाहे कुछ भी हो, अगर वो चैलेंज हो गया तो आपका काम हो जाएगा। अगर फोबिया या फियर की बात मैं आपसे करूं, तो फोबिया या फियर है क्यों? क्योंकि आप उससे एसोसिएटेड हो। अगर आप उस अगर मैं आपको उससे डिसएसोसिएट करने में हेल्प कर दूं, तो मुझे लगता है आपका काम हो गया। चाहे ट्रॉमा हो, फोबिया हो, फियर हो, कोई भी पैटर्न आपका है, वो आपका कोई ना कोई बिलीफ ऐसा है जो सबकॉन्शियस में इम्प्रिंटेड है। अगर कोई उसको चैलेंज करते, तो फिर वो दीवार, जैसे कि मैंने पहले कहा, उस दीवार को फिर आज या कल फिर उसको जो गिरना ही होगा। मेरे पास एक केस आया था, उस लड़की को फोबिया था चूहे से, कि अगर वो चूहे, अगर उस कमरे में चूहा है तो वो लड़की वहां जाएगी नहीं, इस हद तक फोबिया था। तो फोबिया या फियर इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज या उस इवेंट से इतना ज्यादा एसोसिएट कर रखा है। अगर मैं उस एसोसिएशन को तोड़ दूं, तो वो फोबिया हो या फियर हो, वो हो जाएगा खत्म। इसके लिए कई बार हम एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं वीके डिसोसिएशन,
यानी कि हमें तो आपको और आपके फोबिया वाले इवेंट को, असल में फोबिया खुद तो कुछ है नहीं। आज मैं आपसे पूछूं कि फोबिया कहाँ है, तो आप कहोगे साहब केवल माइंड में है, या आप कह दोगे जी मेरी लैंग्वेज में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग फोबिया या फियर कहाँ है? आपके माइंड के किसी किसी कोने में, या उन शब्दों में जो आपने यूज किए। एक्चुअल तो बिल्कुल। फोबिया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है ही नहीं। ये तो चूंकि आपने उसको फोबिया की तरीके से परसीव कर रखा है, तो आपके लिए वो फोबिया है, वो आपके लिए फियर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वीके डिसोसिएशन एक टेक्निक है, उसको अप्लाई करते हैं। और अगर इसको हिप्नोसिस के साथ में अप्लाई किया जाए तो और अच्छा है। इसमें हम क्या करते हैं, उस इवेंट को, कोई कोई ऐसी इवेंट आपके साथ में फर्स्ट टाइम कभी हुई होगी, वहां से ये फोबिया या फियर पैदा हुआ होगा। अगर मैं उस फोबिया या फियर को उल्टा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक केस बताया, वो चूहा इसके पास में आ रहा था और मैं आने की जगह मैं उसको भेज दूं वापस, तो आपको लग रहा होगा कि ये केवल जी बातें हैं। लेकिन अच्छा, एक तो मैंने ये कहा कि वो आ रहा था, अब मैं इसको जाता हुआ कर दूं, तो ये तो अब जा रहा है। अच्छा, इससे अगर मैं रिवाइंड मतलब कर दूं, तो यानी कि वो उल्टा जा रहा है और बल्कि जी तेज जा रहा है। अच्छा, इसे अगर मैं कर दूं टीवी में, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लूं कि ये एक वीडियो फाइल है और उसको मैंने पेन ड्राइव में डाल के लगा दिया इसको जी टीवी में। अब मैंने आपका और उसका डिसोसिएशन और मतलब जी बढ़ा दिया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि टीवी भी मत देखो, आप केवल बैठो और वहां खड़े होके देखो इस लड़की को, तो मैंने डिस एसोसिएशन बढ़ा दिया हो। फिर तो एक काम कर, तू अपने आप को बाहर खड़ी होके देख, बाहर खड़ी हो जा और वहां से देख कि ये लड़की जो कि तू ही है, वो इस चेयर पर कोई बैठी है जो कि तेरा ही रूप है, और वो सामने टीवी में उस इवेंट को जहां से या फियर पैदा हुआ है, उस इवेंट को रिवाइंड करती हुई देख रही है। तो इसको हम जितना इसकी इंटेंसिटी को हाई कर पाएंगे, तो मैं ये तो नहीं कह रहा मैंने वो जो लड़की मेरे पास आई थी मैंने उसका फोबिया खत्म कर दिया। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूं फोबिया अब फियर में कन्वर्ट हो गया। यानी पहले अगर कोई चूहा रूम में है तो वो आती थी ही नहीं, अब आ जाती है कि भाई चूहा काम कर रहा है अपना, मैं काम कर लेती हूं अपना। जैसे आपने कहा कि आपने उस लड़की का फोबिया को फियर में कन्वर्ट कर दिया था, राइट? मैंने ऐसा तो नहीं करा, नहीं, फियर और मैंने तो कोशिश की थी कि वो फोबिया हट जाए, लेकिन वो इतनी एसोसिएटेड है अभी कि बिल्कुल हटा तो नहीं है, लेकिन वो फोबिया चला गया है और वो हल्का सा फियर रह गया बस। ठीक है सर, मेरा यही क्वेश्चन है कि फियर और फोबिया में डिफरेंस क्या होता है? फोबिया में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है। फियर वो चीज है जिसको आप देखो, डरो और काम करो, और फोबिया वो चीज है जिसको आप देखो, डरो, इस हद तक आप में उसका डर हो कि आप उस डर को ओवरकम कर ही ना पाओ। तो यहां मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको अपना। मुझे मतलब जी पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया था, या ऐसे कैमरे पे किसी से बात करने का फोबिया था, या कोई अपना वीडियो क्लिप बना के यूट्यूब पे डालने का फोबिया था। मैंने खुद ओवरकम किया है उसको। स्टैबर मैं कभी कभी करता हूं आज भी, लेकिन अब मुझे कोई नहीं डर, फोबिया तो बहुत दूर की बात है, अब मुझे कोई फियर भी नहीं है। अब केवल मैं स्टेज पे या पब्लिक स्पीकिंग का या आपके साथ ऐसे ऑनलाइन बात करने का, जबकि मुझे पता है कि ये आपके यूट्यूब चैनल पे जाएगा, मुझे फोबिया छोड़ो इसका फियर भी नहीं है अब। तो ये ओवरकम मैंने पे किया।
इन्हीं चीजों की हेल्प से। ड्रीम्स का और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का रिलेशन क्या है? देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग ड्रीम्स कुछ है नहीं, आपके सप्रेस्ड थॉट, सप्रेस्ड फीलिंग, सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड एक्ट, सप्रेस्ड एक्सप्रेशन, जो आप कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं कह पाए या ना कर पाए, वो सबकॉन्शियस माइंड में तो पड़े हुए हैं। तो वही चीजें आपकी ड्रीम में आती है। जो भी कुछ आपने सप्रेस किया है या अनएक्सप्रेस्ड है आपका, वो सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आपके जी ड्रीम्स में आएगा। अब ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना आपका, कैसे कर सकते हैं हम इंटरप्रेट अपने ड्रीम्स को? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। एक दो दो स्वामी जी थे, वो जा रहे थे, उनको करनी थी नदी पार। तो एक बूढ़े स्वामी जी पार हुए, तो एक सुंदर सी युवती थी, उसने कहा स्वामी जी आप जा रहे हो, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे उठा के ये जो नदी है इसको जी करवा दो पार। तो स्वामी जी ने कहा भाई नहीं, हमें तो पर स्त्री या स्त्री को छूने की ही मनाही है, बल्कि हम तो देख भी उसको सकते नहीं। तो उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी और वो पार कर गए जी नदी। लेकिन माइंड में उनके वो ही चल रही है। जब वो नदी पार कर गए, लेकिन फिजिकली उसको छोड़ आए, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वो चढ़ी हुई थी। तो नदी पार कर ली साहब। उन्होंने कहा मैं देख पीछे पीछे जो मेरा जूनियर आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो उसके चक्कर में आ जाए। उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि जो उनका जूनियर था, जो अभी युवा था, वो उस स्त्री को कंधे पर उठा करके उसने पार करवा दी नदी। अब उसने तो वहां जाके उसको छोड़ भी दिया। तो जो मतलब जो बड़े स्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि तेरे को मना किया हुआ है ना कि स्त्री को छूना नहीं है, देखना भी नहीं है। मैं आज आश्रम जाके महाराज जी को तेरी शिकायत करूंगा। तो उसने कहा स्वामी जी मैंने तो उसे कंधे पर उठाया, उसकी हेल्प करी और उसको छोड़ दिया। मैंने तो उसको छोड़ दिया, पर आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपके कंधे पर वो सवार अब भी है। तो जिन महाराज जी ने उसको दिया था, वो उनके सबकॉन्शियस में अभी भी सवार है। तो ऐसी चीजें ही ड्रीम्स में। तो इंटरप्रेट करना मुश्किल भी है, इजी भी है, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप खुद से और अपनी अवेयरनेस से परिचित है। जैसे एक सज्जन थे, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और ले लिया जी संन्यास। लेकिन उनके सपने में वही घोड़ा, गाड़ी और बंगला, कार आए रोज। तो वो एक महाराज जी आए, उन्होंने पूछा जी मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, अभी भी ये सब कुछ क्यों आ रहा है मेरे सपनों में? कहने लगे इसका मतलब ये है कि तूने फिजिकली तो ठोकर उसको मतलब मार दी, लेकिन मानसिक रूप से तू आज उसको छोड़ पाया नहीं। तो यानी जो चीजें तूने समहाउ कर दी सप्रेस, वो ही तेरे माइंड में आ रही हैं। तो ऐसे में जो तूने कर दिया सप्रेस, वो तो तेरे से छूट गए। और जो तूने सप्रेस ना करके भी एक्सेप्ट कर लिया, वो तेरे पे स्वीकार हुआ नहीं। तो बड़ी मतलब, तो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना मुश्किल भी है, आसान भी। अगर आप अपनी अवेयरनेस में है तो ड्रीम्स आपकी पकड़ जाएंगे। और यही रास्ता है खुद को पहचानने का कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या मतलब बिलीफ्स हैं आज भी। सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ्स आपके सपने आ सकते हैं जो कि सप्रेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी से मांगनी थी माफी, और उसके जीते जी मैं अपनी अपोलॉजी वाली फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाया नहीं, और समहाउ उसकी डेथ हो गई। अब वो कभी भी मेरे ड्रीम्स में आएगा। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सप्रेस्ड
फीलिंग है, अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, जो कि सबकॉन्शियस में आज भी दबे हुए हैं। तो बस यही पकड़ना है कि ऐसा क्या मैंने वो दबाया है जो आज उठ के आ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग था सर ये। सो इमेजिन करिए, मैंने अपना फोबिया ओवरकम कर लिया, ट्रॉमा ओवरकम कर लिया, जितनी मेरी प्रॉब्लम्स थी उसको मैंने ओवरकम कर लिया, तो मेरे लाइफ में फिर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, ये सोच के देखिए कि अगर आपकी लाइफ से अनवांटेड चीजें निकल जाएं तो क्या होगा। काफी खूबसूरत बन जाएगी मेरी लाइफ। लाइफ ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल है और ब्यूटीफुल ही रहेगी, उसको अगली हमने कर रखा है। तो अगर अनवांटेड चीजें, नेगेटिव बिहेवियर, अनवांटेड पैटर्न, ट्रॉमा, फोबिया, फियर जैसी चीजें, एंजाइटी जैसी चीजें मेरी लाइफ से निकल जाएं, तो मेरे जो रिश्ते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है। आप ही का क्वेश्चन था कि सब कॉन्शियस को कैसे कर सकते हैं ब्रिज, उसके थ्रू हम कॉन्शियस सबकॉन्शियस को कर सकते हैं ब्रिज। मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है, मेरी वेल्थ अच्छी हो सकती है, मेरी लव लाइफ अच्छी हो सकती है, मेरी लाइफ में ब्लिस आ सकता है, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ सकती है। इससे ज्यादा और चाहिए क्या? अब हम अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ गए हैं, तो आप कुछ 2 लाइन हमारे ऑडियंस को कहना चाहोगे? पहली आपने 2 लाइन कही हैं, तो मैं 2 लाइन ही आपसे जी कहूंगा कि पहला तो मैं ये कहूंगा कि ये एंड नहीं है, ये मूवमेंट। आपसे भी कहना चाह रहा हूं और आपके थ्रू आपके जो ऑडियंस है उनसे भी, कि ये मूवमेंट एंड नहीं है, ये आपकी आज से आगे आने वाली जिंदगी की शुरुआत है। तो एक लाइन तो ये हो गई, और दूसरी लाइन में लाइन कहने की जगह मैं करवाता हूं, तुम एक छोटा सा खेलते हैं खेल। जस्ट ऑब्जर्व कि तुम्हारे रूम में रेड कलर की चीजें क्या क्या है, एंड नाउ क्लोज योर आइज। नाउ क्लोज योर आइज। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे कमरे में जो ब्लू आइटम कौन कौन सी है? सर देखा ही नहीं मैंने, वो याद नहीं। अब खोल लो आंखें। अब बताओ कि कमरे में ब्लू आइटम कौन कौन सी है? मेरे ऑयल का कलर ब्लू है, जैसे डब्बे पे रखा है मैंने। मेरे चार्जर का कलर ब्लू है, पावर बैंक का। मेरे पीछे एक बॉटल रखा हुआ है, उसका कलर ब्लू है। बस हमारी लाइफ की ये ही प्रॉब्लम है, हमें वो दिखता है जो हम देखना चाहते हैं। हमने उस इवेंट में देखा फियर, हमने उस इवेंट में देखा फोबिया, हमने उस इवेंट में देखा ट्रॉमा, हमने उस इवेंट में देखी एंजाइटी, और इस सब के चलते हम अपने जीवन में होने वाली अच्छी चीजों को देखना भूल जाते हैं। दूसरी जो लाइन है उसमें कहना मुझे ये ही है कि हमारे जीवन में होता बहुत कुछ है, लेकिन हम एक घटना कोई ऐसी घटी और उसको अपने माइंड में बिठा लिया, और सारी जिंदगी फिर उसे और उस जैसी घटनाओं को देखने में ही बिता देते हैं। यही प्रॉब्लम है। अपने इस लाइन के थ्रू आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए। काफी अच्छी तरीके से आपने समझाया सब चीजों को। थैंक यू सो मच सर।